टू माई चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ओड टू ऑटम का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। तो ये हम लोगों ने पोइम को डिस्कस करते वक्त भी पढ़ा था कि वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं, नेचर पोइट हैं। ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट। वो सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स में से एक हैं। और उनके साथ साथ और कौन कौन सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट माने जाते हैं? लॉर्ड बायरन, पर्सी बाइसी शेरली। Despite his works having been in publication for only 4 years before his death from tuberculosis at the age of 25, चाहे उनकी जो रचनाएं हैं वो उनके मरने से 4 साल पहले पब्लिश हुई हैं, बट उसके बावजूद भी वो इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में अपनी एक अहम जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। और उनकी जो डेथ है वो 25 साल की उम्र में टीबी की बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी। द पोइट्री ऑफ कीट्स इज करेक्टराइज्ड बाय अ स्टाइल हैवीली लोडेड विद सेंसुअलिटीज़। उनकी पोइट्री की क्वालिटी है कि वो सेंसुअलिटीज़, हमारी सेंसेस को इवोक करती हैं। मोस्ट नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स, और ज़्यादातर उनकी पोइट्री ओड्स की फॉर्म में ही है। दिस इज़ अ टिपिकल of the romantic poets as they aim to accentuate extreme emotion through an emphasis on natural imagery। और ये रोमांटिक पोइट की एक क्वालिटी भी थी कि जहाँ पे वो हमारी सेंसेस को इवोक करके, नेचुरल इमेजरी को यूज़ करके हमारी इमोशंस को व्यक्त करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम। लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डज द पोइट प्रेजेंटेड द ऑटम एज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस। किस तरीके से पोइट ने ऑटम को अबंडेंस, ज़्यादा मात्रा में, और फ्रूटफुलनेस, फलों का मौसम व्यक्त किया है। तो ये जब हम लोगों ने पोइम डिस्कस की थी, मैंने उस वीडियो में आपको भी यही बताया था कि जो ओड टू ऑटम है उसमें पोइट ने बड़े ही बेहतर ढंग से हमारे अंदर ऑटम के सीज़न के लिए एक नई सोच, एक नया एटीट्यूड भर दिया था। मोस्ट ऑफ अस जो है वो ऑटम को पसंद नहीं करते थे, बट इस पोइम को पढ़ने के बाद उसने एक नया नज़रिया हमारे सामने पेश किया और हमें ये भी बताया कि कुदरत की हर चीज़ खूबसूरत है। हमें सिर्फ केवल वो नज़र, वो दिल, वो आत्मा, वो मन चाहिए जिससे कि हम लोग कुदरत की खूबसूरती को महसूस कर सके। तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि किस तरीके से फ्रूटफुलनेस की क्वालिटी को, ऑटम सीजन की फ्रूटफुलनेस की क्वालिटी को पोइट ने डिपिक्ट किया है। द प्रेजेंट पोइम ओड टू ऑटम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन कीट्स, one of the greatest English poet. His important poems include Ode to Autumn, Ode to Nightingale, etc. तो उनकी जो important poems है उनमें Ode to Autumn, Ode to Nightingale, Ode to Grecian Urn, Ode to Melancholy, बहुत सारी ऐसी जो ओड्स हैं उनकी important रचनाओं के अंदर आ जाती हैं। इन मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स कीट्स सीम्स टू बी इन लव विद नेचर। और ज़्यादातर कविताओं में हम लोगों को ये महसूस होता है कि पोइट जो है, कीट्स जो है, वो कुदरत के साथ प्यार करता है, या ही इज़ इन लव विद नेचर। वो उसे कुदरत के साथ बहुत गहरा प्यार है, इसीलिए वो हर कुदरत की चीज़ के अंदर खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करता है। जो खूबसूरती हम लोग नहीं देख पाते, वो उसका दिल, उसकी नज़रें उस खूबसूरती को महसूस कर पाते हैं कुदरत की हर चीज़ के अंदर। इन दिस पोइम टू द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द ब्यूटी एंड द क्वालिटी ऑफ ऑटम सीजन। इस पोइम के अंदर भी पोइट ने ऑटम सीज़न की खूबसूरती और ऑटम सीज़न की
गुणों को बड़े ही बाखूबी ढंग से, बड़े ही बेहतरीन ढंग से हमारे सामने पेश किया है। थ्रू दिस पोइम द पोइट हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट द आइडिया दैट ब्यूटी इज़ नॉट इन द थिंग बट इन द आइज ऑफ द बीरर। उसने बड़े ही बेहतर ढंग से ये भी हम लोगों को बताने की कोशिश की है। उसने बड़े ही बेहतर ढंग से हम लोगों को ये भी बताने की कोशिश की है कि खूबसूरती जो है वो चीज़ के अंदर नहीं है, खूबसूरती जो है वो देखने वालों की नज़रों में है, वो देखने वालों की सेंसेस के अंदर है। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो हम लोग दूसरों को अच्छा समझेंगे, अगर हम लोग अंदर से बुरे हैं तो हम लोग दूसरों को बुरा समझेंगे। और अगर मेरे अंदर अच्छे गुण हैं तो मैं दूसरों के अंदर अच्छे गुण ढूंढूंगा, और अगर मेरे अंदर खामियां हैं तो मैं दूसरों के अंदर खामियां ढूंढूंगा। तो वही चीज़ उसने कहा कि खूबसूरती चीज़ के अंदर नहीं, खूबसूरती देखने वाले की नज़रों के अंदर होती है। In this poem, the poet has presented the autumn as a season of ripeness and fruitfulness. उसने बड़े ही बेहतरीन ढंग से ये प्रेजेंट किया है कि ऑटम मिठास, फलों को पकाने और फलों से भरा हुआ एक मौसम है। He tells us that it is due to this season that wines get loaded with fruit. वो हमें ये बताता है कि ये ऑटम सीज़न के कारण ही है कि जो वाइन्स हैं, जो फलों की वेलें हैं, वो फलों से भर जाती हैं, या उनके ऊपर जो फल गर्मियों के मौसम में लगने शुरू हुए थे वो अंदर तक मिठास से पक के खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्दर ही टेल्स दैट दिस सीजन लोड्स द एप्पल ट्रीज विद एप्पल्स एंड मेक्स देम राइप टू द कोर। आगे वो ये बताता है कि ये ऑटम सीज़न के कारण ही है कि सेबों के दरख्तों के ऊपर जो फल गर्मियों के मौसम में लगना स्टार्ट हुए थे वो फल पूरे तरीके से पक के अंदर तक मिठास से भर जाते हैं और अपने भार से एप्पल के ट्री को भी बेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से उसने बड़े ही खूबसूरती के साथ बताया किस तरीके से ऑटम सीज़न जो है वो फ्रूटफुलनेस और राइपनेस का एक मौसम है। इट ऑल्सो स्वेल्स द गॉड एंड फील्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है गॉड और फील्स के, द हेजल शेल्स विद स्वीट कर्नल। वो कद्दू की फसल को भी पका देता है और बादाम और के अंदर जो गिरी है वो भी ऑटम सीज़न के मौसम में आके पक के खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से पोइट ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से ऑटम सीज़न की राइपनेस और फ्रूटफुलनेस की क्वालिटी को व्यक्त किया है। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, तो पोइम की लाइन है। तो वो कहता है कि गॉड कद्दू की फसल को पका देता है और हेजल शेल्स बादाम की गिरियों के अंदर स्वीट कर्नल डाल देता है, विद द स्वीट कर्नल। Moreover, the honey bees collect more honey. What is the days to come? In other words, it will not be wrong to say that autumn is a season of mists and mellow fruitfulness. और हनी बीज भी, क्योंकि फल और फूल जो है वो खूबसूरती के साथ लगे होते हैं, तो शहद की मक्खियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा हनी इकट्ठा कर लेती हैं आने वाले दिनों के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि कभी गर्मियों का मौसम जो है या धूप जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और इस तरीके से पोइट ने बड़े ही बाखूबी ढंग से ऑटम को मिस्ट, खुशबुओं का, मेलो फ्रूटफुलनेस और फलों का एक मौसम के तौर पे व्यक्त किया था। The poet has also personified the autumn season as winnower, gleaner and cedar press. इसी प्रकार से उस पोइट ने ऑटम सीजन को एक विनोअर, एक ग्लीनर और सीडर प्रेस के रूप में पर्सोनिफाई, मानवीकरण भी किया है। सिमिलरली द पोइट टेल्स दैट ऑटम सीजन हैज़ इट्स ओन म्यूजिक ऑल्सो। इसी प्रकार से पोइट कहता है कि ऑटम सीजन के अंदर एक और गुण भी मौजूद है कि उसके पास भी अपना संगीत है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि
बाहर का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बाहर के मौसम के पास कोयल का संगीत है, बट पोइट कहता है कि ऑटम का जो मौसम है उसके पास भी अपना संगीत है। हम लोगों को स्प्रिंग के मौसम के बारे में के संगीत के बारे में सोच के उदास नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कोटेशन में ये भी कह रहा है, थिंक नॉट ऑफ दैम। वो कहता है ऑटम सीजन के मौसम के बारे में मत सोचो, दाउ हैज़ थाई म्यूजिक टू। ऑटम सीजन के पास भी अपना म्यूजिक है। द पोएट टेल्स दैट ऑटम सीजन हैज़ इट्स ओन म्यूजिक बट इट इज़ सैड इन टोन। वो कहता है कि इसके पास अपना म्यूजिक है, बट जैसे स्प्रिंग सीजन के पास जो म्यूज़िक है वो मिठास से भरा है, ऑटम सीजन में जो संगीत हमें सुनाई पड़ता है उसके अंदर दर्द या उदासी की झलक हमें महसूस होती है। इन अदर वर्ड द पोइट वांट्स टू टेल दैट एवरीथिंग इन नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। तो इस तरीके से यहाँ पे संगीत किन चीज़ों का है, गनेट्स का, क्रिकेट्स का, लैम्स का, स्वेलोज़ का, रेड ब्रेस्ट का। यानी कि पोइट ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों के अंदर भी संगीत को महसूस किया है। और इसीलिए पोइट कहता है, दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुदरत की हर चीज़ के अंदर खूबसूरती मौजूद है। वी जस्ट नीड टू फील इट फ्रॉम आवर हार्ट एंड सोल। हमें केवल उसको अपने दिल और आत्मा से महसूस करना है, उस खूबसूरती को। To conclude, we can say that through this poem, the poet has not only presented autumn as a season of ripeness and fruitfulness। तो इस पोइम में जहाँ पे उसने ऑटम को सीजन ऑफ राइपनेस एंड फ्रूटफुलनेस का एक मौसम के तौर पे पेश किया है, वहीं पे बट ऑल्सो प्रेजेंटेड नेचर एज एन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। वहीं पे उसने कुदरत को कभी ना ख़त्म होने वाले खूबसूरती के स्रोत और प्रेरणा के स्रोत के तौर पे भी पेश किया गया है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग ये कहें कि कुदरत की हर चीज़ खूबसूरत है और कुदरत की हर चीज़ हमें ज़िंदगी के अलग अलग हालातों के लिए प्रेरणा देती है। दिन आता है, ठीक है, रात में ढल जाता है, हम लोगों को लगता है रात कभी ख़त्म नहीं होगी, बट अगले दिन फिर सुबह हो जाती है। वो हमें ये बताती है कि सुख और दुख ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से कुदरत की हर चीज़ के अंदर खूबसूरती है, कुदरत की हर चीज़ के अंदर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मौजूद है। हम लोगों को केवल वो दिल, वो नज़रें, वो आत्मा चाहिए जो उस खूबसूरती को महसूस कर सके। हम लोगों को आज की पदार्थवादी सोच से उठ के कुदरत को देखना होगा। हम लोग कैसे हैं आज के टाइम पे, हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं, हिल स्टेशन के ऊपर जाते हैं, हम लोग उसकी खूबसूरती को एंजॉय नहीं करते। हम लोग वहाँ पे अपनी सेल्फीज़ लेकर सोशल नेटवर्किंग के ऊपर पिक्स डाल के बस उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, और हम लोग वहाँ पे कुदरत की असीम खूबसूरती को एंजॉय करने का जो मौका है वो खो देते हैं। इसीलिए हम लोगों को मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है हम लोग उस असीम खूबसूरती को महसूस करें, उसकी खूबसूरती को अपने दिल के अंदर बसाएं। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।